अगर आपको पता चले हमारा पूरा ध्यान अब तक इसी बात पे था कि कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम में यादव परिवार किस तरह उलझता जा रहा। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और स्वयं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी अलग अलग कैपेसिटीज में समन जारी हुए। लालू प्रसाद को बेल मिली तो राजद नेता भाजपा वालों को लड्डू खिलाने गए तो तश्तरी उछाल दी गई। लेकिन इस सारे ड्रामे के पीछे बिहार में और भी बहुत कुछ हो रहा है। भाजपा पुराने गिले शिकवे भुलाकर नेताओं को सुरक्षा दे रही है। अमित शाह के दौरे हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजद जदयू में सीएम कौन रहेगा, 25 में सीएम कौन बनेगा वाला यक्ष प्रश्न अभी तक बना हुआ है। इन बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। संतोष सिंह, सीनियर असिस्टेंट एडिटर, इंडियन एक्सप्रेस, बिहार कवर करते हैं, बिहार की राजनीति पर किताबें भी लिख चुके हैं। इनकी किताब रूल मिस रूल का हिंदी अनुवाद कितना राज कितना काज जल्दी आने वाला है। दूसरे मेहमान हैं पुष्यमित्र, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, इंडिया टुडे मैगजीन। आप भी बिहार कवर करते हैं और संतोष जी की ही तरह आप भी ऑथर हैं। स्वागत है दोनों मेहमानों का। कई बार ये होता है कि जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, स्पेशली जहां गठबंधन चल रहा है, वहां पे किसी भी बात को बड़ा करके कह दिया जाता है कि अब ये गठबंधन फटा, अब ये सरकार गिर जाएगी। हमारा मकसद ये नहीं है कि सरकार की लॉन्जेविटी क्या है, हम उस फिनोमेना को समझना चाहते हैं जो बिहार की राजनीति में फिलहाल आकार ले रहा है। हम चाहते हैं कि संतोष जी और पुष्यमित्र बारी बारी से अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखें, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंडर समझ लीजिए कि हम लोग जनरली, आप जो इंट्रोडक्शन में बता रहे थे, दो केस हैं, एक लैंड फॉर जॉब है, एक आईआरसीटीसी केस है जी। 2008 में ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर करके बहुत जमीन की बहुत सारा जानकारी दी थी, जिसमें कि 7 या 8 बेनिफिशियरी हैं जो कि सीबीआई के पास है। उस लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी नेम्ड नहीं है। तेजस्वी आईआरसीटीसी स्कैम में है, जो कि सुजाता ग्रुप ऑफ होटल्स को 2006 में कहा जाता है कि लालू जी जब रेल मंत्री थे उसमें एलिजेडली फेवर किया था, तो उसी के एवज में जमीन का ट्रांसफर होता है। बाद में एक शैडो कंपनी बनती है तो उसमें ऑनरशिप इनके पास आता है। तो ये एट द आउटसेट में एक क्लैरिफाई करना चाह रहा था। अब आइए उसकी पॉलिटिक्स पर या फिर कार्रवाई पर आप बोलिए। तो तेजस्वी शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि अब हम लोगों का जब अगस्त के बाद से जब हमारा अलाइनमेंट नीतीश कुमार के साथ अलाइन होता है, तो वो एप्रिहेंसिव थे कि पॉलिटिकल वेंडेटा होगा। उनका एलिगेशन है। अब सीबीआई अपने हिसाब से ईडी करती है, सेंट्रल एजेंसी काम में, मैं जर्नलिस्ट में कोई आरोप नहीं लगा सकता। वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पॉलिटिकली स्पीकिंग जो उनका जो एलिगेशन है, मैं वो बताना चाहता हूं। उनका ये एप्रिहेंशन था और उनका ये क्वेश्चन था, काउंटर क्वेश्चन था कि 2017 में जब आपने सीबीआई रेड किए, आईआरसीटीसी का केस रजिस्टर हुआ और लैंड फॉर जॉब्स भी केस भी सीबीआई ने ओपन करके उसको क्लोज कर दिया, तो ये इस बीच में आप क्यों चुप रहे, क्या कारण था? अचानक जब एक बिहार में पॉलिटिकल अलाइनमेंट चेंज होता है तो आप पिक्चर में आते हैं, आप रेड शुरू करते हैं और जो सीबीआई का रेड होता है, फिर ईडी का होता है और तेजस्वी को समन सीबीआई के द्वारा भेजा जाता है। वो फिर फाइनली 25 तारीख को अपीयर होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने रिलीफ मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर एश्योरेंस मिला है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो आई थिंक ही माइट अपीयर। ये पूरा कोर्ट का है। अब पॉलिटिकली आप बहुत तरह की बातें चल रही है, स्टेट में बहुत कंफर्म्ड है, बहुत अनकंफर्म्ड है। लेकिन मैं जो एक डेसिफर करना चाहता हूं कि एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के रूप में, ये कहीं ना कहीं वाइडर मैसेज सिर्फ तेजस्वी के लिए नहीं है, नीतीश कुमार के लिए भी मैसेज है कि जैसे एक ध्रुव कमजोर होता है, आरजेडी जैसे कमजोर होती है, तो एक हु नोज कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से रीथिंक करना पड़े। 24 के पहले मुझे नहीं लगता है कि अभी सब कुछ सेटल कर गया, ये अलायंस सेटल कर गया, ऐसा ही होगा। क्वाइट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से इस फॉर्मुलेशंस को बनाने की बहुत तरह से कोशिश करेगी। और आपने चर्चा भी छेड़ दी कि कैसे आप पूरा प्रश्न भी पूछेंगे बाद में, छोटी छोटी पार्टियों को रोपिन करने के का प्रयास कर रहा है और साथ में सीबीआई ईडी के रेड्स चल रहे हैं। तो मैसेज है ऑफकोर्स कि अपोजिशन को एक, ताकि नेशनल अपोजिशन यूनिटी नहीं हो पाए, इनका ध्यान भटका रहे, इनका मोरल कमजोर हो जाए, एक सटल मैसेज नीतीश कुमार को ही जाए। तो इस चीज में बहुत तेरे मैसेज छुपे हैं। बाद में द्वितीय खंड में आपका प्रश्न लेंगे। आप पुष्य भाई, ओवर टू पुष्य भाई। संतोष भाई ने तो बता ही दिया जो अभी कोर्ट में मामले चल रहे हैं, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो पिछले साल अगस्त से लेके अब तक की चीजें बिहार की राजनीति में बदली हैं, वो मुझे लगता है कि जो बदलाव हुए हैं वो ये हुए हैं कि
पिछले 6-7 महीने में महागठबंधन जो अगस्त की स्थिति में थी उससे कमजोर हुई है, और एनडीए जो बीजेपी है जो उस वक्त था उससे मजबूत हुआ है। अब उस वक्त की स्थिति को समझते हैं। उस वक्त ऐसा जब सरकार नई बनी थी, जब राजद और जदयू साथ आ गए थे और दूसरी तमाम पार्टियां साथ आ गई थी, तो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बिहार में अकेली हो गई है, उसके समर्थन में कोई नहीं था, एक भी पार्टी नहीं थी। धीरे धीरे फिर चिराग पासवान आए और अब देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियां भी धीरे धीरे उनके नजदीक आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग हो चुके हैं, चिराग पासवान के साथ पशुपति पारस भी हैं, और 2-3 पार्टियां ऐसी हैं, खासतौर पर वीआईपी जो लग रहा था कि कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, उसके सुर भी लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ जा सकती है। और जीतन राम मांझी की पार्टी के बारे में भी ऐसी संभावनाएं लग रही है। और फिर आपने पहले कहा है कि बड़े राजनेताओं को सुरक्षा दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया, चिराग पासवान को दिया गया, और इनको ये वीआईपी के नेता मुकेश सहनी, इन तीनों को सुरक्षा का जो दिया गया, इसका संकेत यह है कि ये बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो बीजेपी मजबूत हो रही है। बीजेपी सिर्फ गठबंधन के लिहाज से मजबूत नहीं हो रही है, उसने उपचुनावों में भी अच्छा करके दिखाया है। पहले लगता था कि बिहार में स्थिति ऐसी हो गई कि 80% वोट बैंक जो है वो एक साथ महागठबंधन के साथ है, पर बीजेपी के पास 20% वोट किसी तरह से बच गए हैं। और 2024 का अगर चुनाव होता है और यही स्थिति रही तो दिक्कत ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को बिहार से एक भी सीट ना मिले या 1-2 सीट मिले, इसी में संतोष करना पड़े। लेकिन अब स्थिति बदली है और धीरे धीरे बीजेपी गेंद की स्थिति में है और महागठबंधन कमजोर हो रहा है। और इसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि भले ही जो दो बड़ी पार्टियां हैं महागठबंधन की, जदयू और राजद, एक हो गई है, इनके नेताओं के सुर कई बार एक जैसे दिखते भी हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के लेवल पर, मझोले नेताओं के लेवल पर इन दोनों पार्टियों के बीच में बहुत सारी दिक्कतें हैं। वोट बैंक के लेवल पर दिक्कतें हैं। जो दोनों का वोट बैंक है वो एक साथ नहीं आ पा रहा है, कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, और इनके जो मझोले नेता हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। बहुत सारे नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, नीतीश कुमार पर हमला होता है, तेजस्वी पर हमला होता है। तो इन दोनों पार्टियों के बीच में जो सामंजस्य बनना था उस पर काम नहीं हुआ। शिवानंद तिवारी जी कई बार कहते हैं कि इन दोनों नेताओं, खासतौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक साथ जाकर पूरे बिहार में सभा करनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की बैठक करनी चाहिए और एक स्मूथ फंक्शनिंग बनानी चाहिए, लेकिन वो बन नहीं रही है। बरसों से जो राजद का वोटर है और जो जदयू के वोटर है एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं चुनावी मैदान में। कई जगह दोनों एक साथ एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में लड़ते भी रहे हैं, जदयू और बीजेपी के नेता। अब स्थिति ये है कि अगर चुनाव होता है तो उस दोनों में से एक को ही टिकट मिलेगा। ये बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसके कारण महागठबंधन सेटल नहीं हो रहा, आपस में ही सेटल नहीं हो रहा है। मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि नीतीश कुमार कहीं जा सकते हैं बीजेपी की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और अब वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे कि इतिहास में वो गलत तरीके से याद किए जाए। लेकिन जो दिक्कत यह है कि महागठबंधन खुद सेटल नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो लगातार कमजोर हो रहा है और एनडीए मजबूत हो रहा है। ये परिस्थिति मुझे अभी लगती है। मतलब आपने ये ज़रूर कहा कि वो ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे कि जो इतिहास में उन्हें गलत तरीके से याद किया जाए, लेकिन फिर ऐसे नंबर ऑफ डिसीजंस हैं और वो बिल्कुल अपने डिफेंस में ये कहेंगे कि वो पॉलिटिक्स में मोरालिटी का कभी उतना ध्यान रखा जाता नहीं है और तमाम बार उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, जिसकी तरफ संतोष जी ने अपने पीसेस में हिंट किया भी है। हम ये जानना चाहते हैं संतोष जी से कि जैसे पुष्पमित्र बता रहे थे कि एक बेसिक वजह तो ये है कि जब दो बड़ी पार्टियां साथ में आई हैं तो उनके बीच में ये आती कि कौन सी सीट से कौन लड़ेगा और जो उनके ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उनके बीच में आपस में कितनी बनती हैं। क्या इसके अलावा जिस तरह से सत्ता का बंटवारा हुआ है, जिस तरह से जो गवर्नमेंट चल रही है उसके अंदर जो शेयर मिला है, क्या उसको लेकर के क्या कोई डिससैटिस्फैक्शन है जदयू और राजद के बीच में, या जो सेकंड रंग थर्ड रंग के लीडर्स हैं उनके बीच में, इसलिए वो एक दूसरे से तारतम्य नहीं बैठा पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, ये आरजेडी पूरी तरह से असर्ट नहीं कर पा रही है, ये सही नहीं है। चाहे वो अपनी पसंद के एडवोकेट जनरल का मामला हो या फिर डीजीपी का मामला हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर्स, आईएएस आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर्स की बात हो। अभी देखिए कि कितने सारे आयोग, बोर्ड, कमीशंस वो गठित नहीं हुए हैं, उसके चेयरमैन और चेयरपर्सन्स अपॉइंटेड नहीं हुए हैं। ये मामला है लेकिन वो एक आउट इन द ओपन नहीं आ रहा है। और पुसी भाई ने चर्चा उठाई कि वो शेयरिंग की जो बात है जी, तो आप देखिए कि आप नीतीश कुमार एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर नेशनल लेवल पर बनना चाहते हैं, लेकिन आप ब्रेक डाउन करके आप देखेंगे तो ठीक है, इनकी 16 सीट्स हैं, इनके आरजेडी के निल हैं लोकसभा में,
अब जब लोकसभा लड़ेंगे तो जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, लालू जी को जानता हूं, तो निश्चित रूप से साइकोलॉजिकली एक होता है बराबर रहने के लिए कि हम इक्वल पार्टनर से बराबर बराबर सीट लड़ेंगे। जनरली एक ऐसे मान के चलिए कि वो 30 सीट दोनों मिलकर लड़े, 40 सीट में 10 बांटते हैं, या फिर बहुत कंप्रोमाइज करेंगे तो 14-14, 28 करेंगे और बांटेंगे शेष, क्योंकि अब 7 पार्टियां हैं, तो हम भी है, उसके बाद 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है। ऑफ कोर्स कांग्रेस का पुअर्स हो रहा है तो इस पर कांग्रेस को उतना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 10 सीटें कम होगी तो वहां वापो की स्थिति होगी। दिस इज वेयर मैं दूसरा खंड आता है, दिस इज वेयर जो छोटी पार्टियां हैं, जो वीआईपी है, उनको प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी नजर आ रहा है वहां, और उनको लगता है कि लोकसभा में वहां क्या होगा। ऑफकोर्स न्यूमेरिकली स्ट्रांग लग रहे हैं, अगर आप वोट परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आरजेडी का कॉम्बिनेशन, जो भी पॉलिटिकल परसेप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग पेपर पर, दे स्टार्ट विथ एडवांटेज ऑफ 10% वोट्स प्लस वोट्स, तो वो 10% उनके पॉकेट में है। अब उसको उल्टा दीजिए तो एनडीए को वही 10% का डेफिसिट है। तो डेफिसिट इरेज कैसे होगा? वो डेफिसिट इरेज होगा नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी से, उनकी लाभार्थी योजना से, बीजेपी का जो अपना एक जो कोर आइडियोलॉजी है थोड़ा बहुत उसका भी इस्तेमाल करेंगे, लाभार्थी योजना के बारे में बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, जो मैंने स्टोरी भी की, जो आप बता रहे थे कि इन तीनों लीडर्स को, चिराग पासवान तो अघोषित एलाय हैं, उन्होंने कैंपेन भी किया है इनके लिए, कैंपेन पूर्णिमा में कैंपेन किया है। मुकेश सहनी की बात हो रही, पोटेंशियल एलाय हैं, और बहुत जल्दी मुकेश सहनी की मुलाकात बीजेपी के नेताओं से होने वाली है। और तीसरे उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये हुनर हमने नीतीश जी से ही सीखा है। जो नीतीश कुमार ने कहा था कि इनका कहीं अलाइनमेंट हो गया होगा, तो उसको एक प्रश्न जवाब दे दिया। तो ये 3 मतलब सिर्फ मैटर ऑफ टाइम। फिर आप कहिएगा बीजेपी के पास भी है कि वो 30 रखना चाहती है, 10 बांटना चाहेगी ज्यादा, लेकिन इन लोगों से होगा कि हमको और दे दो। ये चीजें अभी चलेगी, अब पॉलिटिकल बार्गेनिंग करेगी। तो हो सकता है बीजेपी मल्ला जैसी पार्टी का ऑफर, ये भी ऑफर करे हम हमारे साथ आप मर्ज कर जाइए, वो मुझे लगता है नहीं होगा, लेकिन ये भी पॉलिटिकल बार्गेनिंग चाहिए। वो 10% के डेफिसिट के लिए वर्क करेगी। और मैं इस चीज से, अब पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, नीतीश कुमार की बड़ी ही एक शिफ्टिंग आइडियोलॉजी है। मुझे ये नहीं पता कि नीतीश कुमार खुद क्या चाहते हैं, उन्हें भी पता नहीं होगा। तो ये कि कुछ नहीं हो सकता है 24 तक, मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूं। अगर जेडीयू अपनी पॉलिटिकल लॉन्जिविटी चाहती है 24 के बियॉन्ड, तो कुछ हो सकता है, यू नेवर नो कि कुछ नहीं हो सकता है जी। तो अभी ये कहना, क्योंकि खुद जेडीयू के नेता भी नहीं जानते हैं क्या हो सकता है, मैं खुद कह रहा हूं नीतीश कुमार नहीं जानते हैं क्या हो सकता है, तो ये कल को मानिए कि तेजस्वी अरेस्ट हो जाते हैं, मान के चलिए एक प्रोबेबिलिटी में दे रहा हूं, तो उसके बाद बिहार की पॉलिटिक्स का क्या चेंज होगा? देन हु कुड बिकम द, मतलब एक लंबे समय के लिए जाते हैं तो अगर हु कुड बिकम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो चेयर की बातें, एक पॉलिटिकल, एक वोलाटाइल पॉलिटिक्स हो जाएगा। उस समय जेडीयू प्रेशर में महसूस कर सकती है। ये अभी आने वाले जो 6 महीने हैं ना, बहुत क्रूशियल हैं, बहुत तरह की इसमें पॉलिटिक्स होगी। और मैं कंप्लीटली रीअलाइनमेंट को रूल आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑफकोर्स नीतीश कुमार कह चुके हैं कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने बोला था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो वो अपने पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट को व्यवहारिक समाजवाद कहते हैं। तो दैट इज समथिंग, मैंने सो मेनी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स डू नॉट एग्री टू दैट, बट अब पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं, ये उनकी पॉलिटिक्स है, नथिंग टू से दैट। तो ये सारी बहुत सारी चीजें चल रही है। और बीजेपी अपना जो ये जानती है कि मीडिया कुछ भी लिख ले, और न्यूमेरिकली आप देखेंगे जो 2015 का बैटल हुआ था, कितना शोर शराबा था, मोदी जी की कितनी रैली हुई थी, लेकिन बीजेपी मात्र 53 सीटों पर सिमट के रह गई थी, जबकि उसमें मोदी जी का, नरेंद्र मोदी का उत्कर्ष था। तो ये लालू जी के और नीतीश कुमार और कांग्रेस के मिलाकर जो एक कन्वर्जेंस 2 वोट्स का था, ठीक है। अभी आप कह सकते हैं ट्रिपल इनकम्बेंस, 4 बार की एंटी इनकम्बेंसी हो रही है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन बिहार में जब चुनाव की बात होती है ना, तो कास्ट की बात होगी। ऑफकोर्स लोकसभा है, नरेंद्र मोदी फैक्टर रहेगा, लेकिन बीजेपी के लिए केक वॉक नहीं है। तभी तो अब देखिए रीजन वाइज अमित शाह आ रहे हैं, अब वो 2 अप्रैल को सासाराम आएंगे। क्यों इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों एक्टिवेट कर रहे हैं पूरे काडर को, मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि उनके टफ अपोनेंट है। अगर टफ
39 सीटें आई है, मत भूलिए, उनको बिहार से 40 में से 39 सीटें आई है। ये सीटें कल को खिसक करके 20 सीटें माइनस हो जाएगी और हर एक बार आपको 303 नहीं आएगा। तो उस स्टेट में एक टाइट कंडीशन, इसीलिए बिहार बिकम सच एन इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर बीजेपी। और आरजेडी भी समझ रही है, जेडीयू उस गेम को समझ रही है। दैट्स व्हाई आई सेड कि कमिंग 6 months वुड बी वेरी क्रूशियल फॉर पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट और पॉलिटिकल फॉर्मुलेशन और इवन द स्टेटस को। सर हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप दो बार बिल्कुल एक बार पुष्पमित्र भी बता चुके, एक बार आप भी बता चुके, दो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक्स जेडीयू हैं तो उनका समझ में आ रहा है ना। रामविलास पासवान की जो पार्टी है अभी चिराग पासवान के पास है, तो वो भी उन्होंने पिछले इलेक्शन में जो किया वो भी सर्वविदित है और वो लगातार उनका जो अलाइनमेंट है वो ऐसा नहीं है कि आज हमको ये जेट सिक्योरिटी के बाद पता चल रहा है। हम जानना चाहते हैं मुकेश सहनी के क्या कंपल्शंस थे, मतलब ये एक पोलाइट इनविटेशन की तरह अगर इसको देखा जाए जो इनको सुरक्षा दी गई है, ये तो चलिए इस तरफ से एक ओवरचर हुआ, क्या कोई इंटरनल बात, कोई अंदरूनी बात भी है जिस वजह से उनको लगता है कि मतलब उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा? जो कारक आपने पहले बताए अपोजिशन ऑफ प्लेंटी वगैरह से इतर अगर कोई कारण है। देखिए, नीतीश जी काफी प्रयास कर रहे हैं मुकेश सहनी को, भले ही उनके पास साथ में नहीं है लेकिन उन लोगों की बातचीत होती है। उनको हाल में भी कहा है कि आप रुकिए, मत जाइए, क्योंकि उनको लगता है ईवीसी वोट नीतीश कुमार के लिए बहुत क्रूशियल है। कहीं मीटिंग होने वाला है सर आने वाले दिनों में इनका? आने वाले दिनों में मतलब हमने अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार और मुकेश सहनी की जो मुझे इंफॉर्मेशन है बातचीत हुई है कि आप मत जाइए। और ये भी बात है कि आने वाले ही दिनों में मे बी एक वीक के अंदर में ही मुकेश सहनी और मे बी या फिर जेपी नड्डा और अमित शाह की बातचीत हो, पॉसिबल हो। तो जो छोटी पार्टियों को रोपिन करने का जो प्रोसेस है वो बीजेपी स्टार्ट जल्दी करने वाली है। मतलब इवन बिफोर कि अपोजिशन सोचे इसके बारे में, उनको आउटथिंक करने के लिए और एक क्लैरिटी आ जाए। मान लीजिए किसी को कंस्टिट्यूएंसी पता चल जाएगा कि हम बीजेपी एनडीए के साथ लड़ेंगे, हमारी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी होगी, तो उनको समझ चाहिए ना कि भाई अचानक आप पैराट्रूप करके जाएंगे, कहेंगे हमें वोट दो। तो भले ही मान लीजिए मुकेश सहनी खगड़िया से लड़े, दरभंगा से लड़े, मुजफ्फरपुर, तो ही शुड बी क्लियर अबाउट दैट कि हमारी कौन सी कंस्टिट्यूएंसी होगी, हम कहां से लड़े। डेफिनेटली वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो अभी तक जीत नहीं पाए, इलेक्टोरली अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन है। और वो पॉलिटिकल लॉन्जिविटी, ये मत बोलिए, देखिए जब उनको सीट दिया गया था वो जानते थे कि बीजेपी ने अपने लोगों को भर कर दिया है, तो 4 में से 3 बीजेपी के सपोर्टर चले आए थे। और पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट एनिमी और ये वो वाली बात नहीं होती है। मुकेश सहनी अपनी लॉन्जिविटी देख रहे हैं, बिहार के बाहर वो झारखंड भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि उनको कंप्रोमाइज में कहे भैया आप 2 सीट यहाँ ले लीजिए, 1 सीट आपको झारखंड में और कहीं दे देंगे, तो वो मान जाएंगे। तो ये मुकेश सहनी को लाने का जो अभी तक मेरा इंफॉर्मेशन है, भले वो भी एक तरह से वेवरिंग पर्सनालिटी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट करके चले जाते हैं, लास्ट मिनट में कर लेते हैं, तो वो तो पॉलिटिक्स में वो मर्क्यूरियल कैरेक्टर है, यू नेवर नो। लेकिन एज ऑफ नाउ वहां जैसा मैंने कहा प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है और लोकसभा में वो देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लॉन्जिविटी। ये मत भूलिए कि आरजेडी के पास नील है, एकमात्र जो एक एमएलए है वो कांग्रेस से आता है। तो एक तो आरजेडी को पहले पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बने, दूसरों की जिताने की बात तो बाद में करेंगे। एकदम कागज पर कॉम्बिनेशन स्ट्रांग लग रहा है भी स्ट्रांग, लेकिन उनको लग रहा है कि 3 पार्टियां आ जाए, मने बाद में फिर आरसीपी जुड़ जाए, तो वो जो 10% का डेफिसिट है विद मोदी जी पर्सनालिटी और इनका एंटी इनकम्बेंसी, तब फाइट इज डेफिनेटली ऑन। ठीक है, हमारा अंतिम प्रश्न संतोष जी के लिए है। सर 2 हिस्सों में है और हम चाहते हैं कि छोटी छोटी टिप्पणियां आप करें। हम जानना चाहते हैं, आपने कहा कि अमित शाह एक्टिव हुए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं और रीजन वार दौरे कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कमान अभी तो जायसवाल साहब के पास है, वो इन फ्यूचर किस नेता को और किस कास्ट कॉम्बिनेशन या किस पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत देने की तैयारी चल रही है? कुछ नाम हमारे पास में हैं भी कि विजय कुमार सिन्हा हो सकते हैं या प्रेम रंजन पटेल का एक नाम चल रहा है, जो अभी विधान परिषद में नेता हैं सम्राट चौधरी, उनका नाम चल रहा है। तो कौन बन सकता है और किन कारणों के तहत? और हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भी काफ़ी समय से एक्टिव हैं, उनकी एक लंबी यात्रा चली, लगातार वो भी मतलब बयान देते रहते हैं, खबरों में बने रहते हैं। उनके प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं? छोटी छोटी टिप्पणियाँ।
देखिए, बीजेपी के इस मामले में कोई क्लैरिटी नहीं है। जब उन्होंने रेणु देवी को, तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, तब भी क्लैरिटी नहीं थी। जी। जब उन्होंने विजय कुमार सिन्हा को बनाया, तब भी क्लैरिटी नहीं थी। इसीलिए कि जस्ट बिकॉज कि आपने यू टूक ऑन चीफ मिनिस्टर, यू शुड क्वालिफाई एज लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इस कंसिडरेशन से बनाया। आप जानते हैं कि सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में, फॉर दैट मैटर बिहार की पॉलिटिक्स में, अपर कास्ट लीडर का अभी मतलब सेंट्रल फोकल पॉलिटिक्स में स्थान नहीं है। तो मेरे हिसाब से विजय सिन्हा भी अब आइए उस लाइन में नहीं आते हैं। अब आइए थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन से। अभी कोई हिंट नहीं आ रहा है कि संजय जायसवाल को हटा करके स्टेट प्रेसिडेंट बनाएगा। 2-4 नाम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सेफ बेट सम्राट चौधरी हो सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का है कि बाहर से आए हुए हैं, उनका आरजेडी का बैकग्राउंड है, सुखनी चौधरी के पुत्र हैं। लेकिन एक प्रोमिनेंट कुशवाहा लीडर है। बीजेपी सोचती है कि उपेंद्र कुशवाहा आने से हमको एक कुशवाहा लीडर की भरपाई हुई है, तो इनको भी सिलेक्टिवली ऑर्डिनरी लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल हैं। संजीव चौरसिया जो कि दीघा एमएलए हैं और फॉर्मर गवर्नर गंगा प्रसाद के पुत्र हैं, वो भी कंटेंशन में फॉर स्टेट प्रेसिडेंट, क्योंकि बीजेपी एक स्लॉट देखना चाह रही है जिसमें कि एक या तो ओबीसी नेता को बनाए या लोअर ओबीसी को नेता। दलित के चांस मुझे कम लग रहे हैं उस पोजीशन पर रखने के लिए। हाँ, ये इन्होंने कहा है कि अमित शाह ने किशनगंज में कहा था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग भी थे, कि 24 की चुनाव के बाद हम अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि उस दिशा में बीजेपी कुछ करती हुई दिख रही है, वन एट ए टाइम देख रही है। तो अभी भी दैट इज वाई इसकी क्लैरिटी नहीं है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हो सकता है संजय जायसवाल को कंटिन्यू करे, तो बीजेपी वे कर रही है। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स में जो है बिहार को लेकर के मुझे दूरदर्शिता नहीं दिख रही है। और ये एक मतलब कोई रिएक्शनरी पॉलिटिक्स करते हैं, ये हो जाता है तो वो कर लेते हैं। तो तब से 20 से लेकर के अभी तक ये पॉलिटिक्स ऑफ ट्रायल एंड एरर अभी इनका चल रहा है। अभी वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो ये नेक्स्ट 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में अगर वो स्टेट प्रेसिडेंट चेंज करते हैं तो वो एक डायरेक्शन देगा, तो तभी मुझे लगता है कोई क्लैरिटी आएगा। आपका दूसरा प्रश्न प्रशांत किशोर पर था। प्रशांत किशोर लगातार घूम रहे हैं और एक उनके साथ 50, 100, 150, 200 आदमी चल रहा है। अपना हिसाब से वो गल्वनाइज कर रहे हैं। कुछ नई बातें बोलते हैं तो छपता है, खास करके कंट्रोवर्शियल बातें कुछ बोलते हैं, अटैक करते हैं लालू जी पे, करते हैं नीतीश कुमार पे बोलते हैं, तब वो छपता है। इतना जरूर मैं कह सकता हूं, इस बार प्रशांत किशोर सीरियस लग रहे हैं। वो घूम रहे हैं कि लास्ट बार की तरह नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई नेता अगर 1.5 साल के लिए घूमने का प्रण करे, घूम जाए, तो कम से कम उन्होंने एक बहुत ही बात फेमसली कहा था एक इंटरव्यू में कि मैंने ऊपर तो बिहार को बहुत देख लिया और नाउ इट इज टाइम टू हिट द ग्राउंड, माई हिटिंग ग्राउंड इज माई टेक ऑफ। तो मुझे लगता है कि इफ ही स्टिक्स टू हिज वर्ड तो उनकी पॉलिटिक्स होल्ड करे। हु नोज कि नॉट इन 25 में करे, लेकिन दैट इज हाउ वन बिकम्स ए पॉलिटिशियन। मैं इतना ही कहूंगा, सीरियस तो लग रहे हैं इस बार। ठीक बात है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति के सारे कॉन्टूर्स को हम डिस्कस कर पाए हैं या सारे ही चीज़ों को समझ पाए हैं। बिहार पे लगातार द ललन टॉप की नज़र बनी रहेगी। हमारी खबरों में, हमारे तमाम वीडियोस में आप देखते रहेंगे और नेता नगरी में भी लगातार बिहार की चर्चा होती रहेगी।